तो जिनसी साल के बारे में हम बात कर रहे हैं और इस्लाम इसको लेकर के कितना सख्त है, क्या कुछ कहता है खवातीन के एहतराम के हवाले से, उनके तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, उस पर भी बात होनी चाहिए। वो पैगाम समाज तक जाना चाहिए। ये जी इस्लाम की इस प्लेटफॉर्म से कोशिश है। मैं आपको सीधे लिया चलता हूँ दिल्ली, जहाँ पर आसिफ इकबाल हमारे रिपोर्टर इस वक्त हमारे साथ हैं। कुछ खवातीन उनके साथ हैं, बच्चियाँ उनके साथ हैं, अपनी बात रखना चाह रही हैं। आसिफ क्या कह रही हैं? दिशा हैदराबाद, उसके बाद अब ये उन्नाव क्या है, और लोग एहतजाज करने के लिए बैठे हैं, अपनी बात रखना चाह रहे हैं। बिल्कुल इमरान, देखिए हम लोग जहां खड़े हैं ये सफदरजंग हॉस्पिटल है, और मैं आपको बताऊं कि सफदरजंग हॉस्पिटल में अब ये तैयारियां हो रही हैं क्योंकि उन्नाव की पीड़िता जो है वो यहां बस पहुंचने वाली है, क्योंकि एयरपोर्ट T1 टर्मिनल से वो निकल चुकी है और वो सीधे उसको यहां लेके आया जा रहा है। बर्न डिपार्टमेंट है। मैं एक बार तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि सफदरजंग हॉस्पिटल का ये बर्न डिपार्टमेंट है, जहां पे इलाज होगा, जहां ट्रीटमेंट होगा और जहां पे बेहतर से बेहतर इलाज कराने की कोशिश की जा रही है। उसको जितनी जल्दी हो सके वो राहत देने की कोशिश होगी। यहाँ पे डॉक्टरों की हाईटेक टीम यहाँ पे मौजूद है, तमाम तरह की फैसिलिटीज यहाँ मौजूद हैं, और हमारे साथ उत्तर प्रदेश महिला आयोग की डिप्टी चेयरमैन वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, और वो हमसे उनसे पूछते हैं, क्योंकि बात खवातीनों की हो रही है, बात महिलाओं की हो रही है, बात उनकी सिक्योरिटी की हो रही है। तो इनसे बेहतर आप उत्तर प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश महिला आयोग को समझती हैं, देखती हैं, जानती हैं। इस घटना के बारे में क्या पहला रिएक्शन होगा? देखिए, ये बहुत ही अमानवीय घटना है, और जैसे इस घटना के पीछे ये पता लगा है कि उन्होंने बदला लिया है। 30 नवंबर को शिवम नाम का लड़का हाई कोर्ट से बेल लेके छुटा था। आज वो बहला फुसला के शादी का झांसा देकर पीड़िता को लेकर गया था। वहां पर उन 5 वो ऐसे आरोपी थे। तो अभी तुरंत प्रभाव पे आज गिरफ्तारी हो गई है, रिमांड पर हैं। तो कोई लापरवाही नहीं बरती गई है, और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वयं इस घटना का संज्ञान लिया गया है। ग्रीन कॉरिडोर बनाकर एक औरत होने के नाते हम आपसे एक औरत होने के नाते ये सवाल करेंगे कि क्या आपको नहीं लगता है कि कोई जो बार बार डिमांड हो रहा है, अभी हैदराबाद अभी हमारे सामने है, हैदराबाद की घटना अभी सामने है, कि कोई ठोस कानून होने की बात है, और सिर्फ लाने की नहीं बल्कि लागू करने की बात है, कुछ एक नजीर पेश करने की बात है, ऐसा नहीं लगता आपको? जी, ऐसा मुझे इसलिए भी लगता है, आपकी बात से मैं सहमत भी हूँ, क्योंकि आयोग के भी हाथ बन जाते हैं। आरोपी जब गिरफ्तार हो जाता है, सजा का प्रावधान आयोग के भी पास नहीं है, न्यायालय के पास है। हम लोगों की भी यही रिक्वेस्ट है कि ऐसे जो लोग हैं, जो ऐसा दुष्कर्म करते हैं, जो ऐसे अमानवीय घटना को रूप देने की हिम्मत करते हैं, तो इनको तुरंत प्रभाव पे फांसी देनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो ऐसी घटनाओं पे रोकथाम लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, और दिन प्रतिदिन ये घटनाएं एक दूसरे को देखते हुए बढ़ती जा रही हैं। कहीं डर जो है समाज में वो खत्म होता जा रहा है। पुलिस प्रशासन, जैसे ये घटना सुबह अर्ली मॉर्निंग की है और बच्ची को बहला फुसला के लेके गए हैं, तो ऐसी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं। मतलब जिंदा जला देना, ये खुद में मतलब एक अपने आप में दिल दहलाने वाली घटना है। बिल्कुल आप सही कह रही है। देखिए, दिल दहलाने वाली घटना है, बहुत अमानवीय है, बहुत सारी चीजें हैं, इसीलिए हम इस आसिफ जानना चाहेंगे आपसे ताजा कुछ अपडेट दीजिए। लखनऊ से दिल्ली मुतासरा आ चुकी है, पहुंच चुकी है क्या? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि देखिए T1 एयरपोर्ट पे वो पहुंच चुकी है, और मैं आपको एक बार एक तस्वीर और दिखाना चाहूंगा कि देखिए सिक्योरिटी के अरेंजमेंट भी काफी चाक चौबंद कर लिए गए हैं, और खुद सुषमा सिंह यहाँ जो डिप्टी चेयरमैन है वो भी यहाँ पहुंची हैं, सरकार की नुमाइंदगी करती हैं, और यहाँ पे देखिए तमाम तैयारियां हो रखी हैं। ग्रीन कॉरिडोर की बात हम बार बार कर रहे थे। देखिए साफ तौर पर आप एक बार अगर आप सीधी तस्वीर देखेंगे, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं कि अब वो पूरे रोड, पूरे सड़क को खाली करा लिया गया है। जितनी जल्दी हो सके, मुझे लगता है कि 10 मिनट से ज्यादा का वक्त नहीं लगेगा जब पीड़िता यहाँ पहुंचेगी। और मैं फिर से एक तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए किस तरीके से सिक्योरिटी अरेंजमेंट इमरान बहुत काफी चाक चौबंद किया गया है, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टरों की हाई टीम यहाँ पे मौजूद है। डॉक्टर यहाँ पे तमाम अलर्ट मोड में है कि जितनी जल्दी वो यहाँ पहुंचे उतनी जल्दी ट्रीटमेंट शुरू होगा। T1 टर्मिनल से वहां से वो निकल चुकी हैं और वो बहुत जल्द यहाँ पहुंचने वाली हैं। तो मैं आपको बताऊं कि इमरान की सभी की निगाहें इसी बात पे है कि जल्द वो पहुंचे यहाँ पे और उनका ट्रीटमेंट शुरू हो। हम इसी डिपार्टमेंट के बाहर खड़े हैं, और आप देख सकते हैं साफ तौर पे किस तरीके से यहाँ पे अलर्ट मोड में तमाम जो हॉस्पिटल के अधिकारी हो, कर्मचारी हो, जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट करने वाले लोग हैं, वो सभी लोग इस वक्त पूरे अलर्ट मोड में हैं। और ये कोशिश ये है कि जितनी जल्दी, क्योंकि बार बार हम ये भी बता रहे हैं, थोड़ी देर पहले हम आसिफ देख रहे थे कुछ लड़कियां, कुछ स्टूडेंट्स वहां पर एहतजाज कर रहे थे, आपने भी उनसे बात की थी। वो लोग कहाँ गए? लगातार वो अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे थे, बहुत गुस्से में थे, लड़कियां परेशान थी कि ये क्या हो रहा है समाज को। वो लोग जी
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बहुत सारी लड़कियां तो रो रही थी, बहुत परेशान थी, और खासतौर पे वो लड़की अनु दुबे भी हमारे साथ थी। लेकिन क्योंकि सिक्योरिटी का मसला था, इसलिए उनको हॉस्पिटल से बाहर यहाँ के तमाम सिक्योरिटी वालों ने कर दिया और कहा कि देखिए अभी क्योंकि ये ग्रीन कॉरिडोर का मसला है, अभी पीड़िता यहाँ पहुंच रही है, तो किसी भी गाड़ी के यहाँ रोटेशन नहीं है, किसी को यहाँ पे फिजिकल यहाँ पे खड़े होने की इजाजत नहीं है, सिर्फ मीडिया वालों को इजाजत मिली हुई है, और वो भी बहुत अलर्ट मोड में तमाम चेकिंग। और हम अपने आ रहे हैं आसिफ आपके पास, अपने नाज़रीन को ये बता दें कि पीड़िता मुतासिरा एयरपोर्ट से निकल चुकी है हॉस्पिटल के लिए, और थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल में वो होंगी जहां पर इंतजाम किए गए हैं। लेकिन मैं आ रहा हूं शेफ जामे साहब आपके पास भी, लेकिन तस्नीम जी से बात चूंकि पूरी नहीं हो पाई थी। तस्नीम जी, ये सारे इंतजाम, ये ग्रीन कॉरिडोर बना करके लेकर आया जा रहा है, ये अच्छी बात है, तमाम चीजें हो रही हैं, लेकिन हमने अपने समाज को अगर तरबियत दी होती, उसने बदला लेने के लिए जेल से आने के बाद ये हरकत की, आप सोचिए कहां हम लोग जा रहे हैं, कहां चूक हो गई है, कहां कमी रह गई। नहीं देखिए, इस तरह से तो ये घटनाएं होती ही रहती हैं और बढ़ती जा रही हैं, इनमें कहीं रोक नहीं लग रही। और समाज जो है वो दिल दहलाना, कितनी बार दिल दहलता है समाज का। आज जब आप अखबार उठाइए तो कोई ना कोई ऐसी दिल दहलाने वाली खबर होती है जिसको अब रूटीन के हिसाब से लोग लेने लगे हैं। और सजा जब तक नहीं होगी, देखिए जब तक सजा नहीं होगी ना, तब तक ये कोई रोक कहीं नहीं लगेगी। आप कितने भी कानून बना लीजिए, उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन का जो रेशो है वो 0 है, वो नहीं हो पाता है। तो जब तक आप सजा नहीं देंगे किसी क्राइम की, किसी जुर्म की, तब तक वो कैसे रुकेगा। लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि सिर्फ सजा से खौफ बनेगा? जिनको जेल जाने का खौफ नहीं, जिनको उम्र कैद का खौफ नहीं, जिनको इस तरह के पूरे मामलों में हमने निर्भया में देखा फांसी हुई है, अभी सजा दी जाएगी लेकिन फांसी हुई है, जिनको सजा है मौत का, उसके बाद भी चीजें बदलनी ही नहीं, बहुत ज्यादा सजा का मतलब लोग सजा से भी ऊपर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है। सजा जो है वो सजा नहीं होती, वो उनको लीज ऑफ लाइफ होती है। ये जो जेल दे दी जाती है और उसके बाद ट्रायल चलता है, ये लीज ऑफ लाइफ होता है उनके लिए। हमने देखा है बहुत से, इसमें निठारी जैसे कांड को हम बर्दाश्त कर गए, हम आसफा वाले कांड को बर्दाश्त करके प्रियंका को बर्दाश्त कर रहे हैं, ट्विंकल को बर्दाश्त कर गए हम। गुजरात देखिए, बिहार देखिए, आज मतलब हमने अभी मुजफ्फरपुर की इतनी होनहार लड़की, जो बच्ची अभी आर्मी में, नेवी में गई, उसका जश्न मना रहे थे, तब तक बिहार की एक दूसरी घटना सामने आ गई बच्ची के साथ रेप की। तो ये समाज तो ये बिल्कुल जैसे लगता है कि यूज्ड टू होता जा रहा है। मतलब इसको शेफ जामी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं आ रहा हूं मुफ्ती साहब जी। देखिए इमरान भाई, आपने कहा कि क्या सिर्फ सजा से ही बात बनेगी? हाँ, वाकई में बहुत बड़ा इसका हिस्सा है कि सजा से भी बात बनेगी, क्योंकि सऊदी अरब में आप देखिए कि वहां पे रेप के जो रेट है ना 0.001% है, यानी कि पूरे साल में 3 या 4 केसेस ऐसे आते हैं। सुनिए, क्योंकि वहां सजा इतना सख्त है, पब्लिकली लोग देखते हैं। ना हम सऊदी अरब जैसा समाज है और ना हम यूरोप जैसा समाज है, ना हम बहुत खुले हैं, ना हम बहुत ज्यादा बंद हैं, हम लोग एक तरह से बीच के समाज। ठीक है। अब ऐसे हालात में आप उन दोनों से तुलना करेंगे तो कैसे चले? मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, मैं आपको एक बात बता रहा हूं। देखिए उसकी हमारा जो कानून है इतना लचीलापन है, उसका क्लासिक एग्जांपल ये है कि निर्भया का केस 2012 में होता है, आज जो है लगभग जो है वो 8 साल होने जा रहे हैं। उनकी जो है, जो रेपिस्ट थे, उनकी सजाए मौत हो चुकी है, लेकिन फाइल जो है दिल्ली सरकार के पास पड़ी है। अब जाके उसने जो है मर्सी पिटीशन को जो है वो यहां से खारिज करके आगे बढ़ाया। इतने दिनों से आप लोग क्या कर रहे थे साहब? हम तो ये कहते हैं कि रेपिस्ट जहां पर उनकी सजा मौत हो जाए, वहां ये प्रावधान ही खत्म कर देना चाहिए, मर्सी पी लिया, क्योंकि प्रेसिडेंट साहब भी बहुत दिन वक्त लेंगे। अब सवाल ये उठता है कि जब हमारे देश में 20,000 केस हर महीने दर्ज होते हैं, रेप के जो दर्ज होते तो कितने हैं जो दर्ज होते हैं ऑफिशियली, उनका निपटारा लाखों केसों का जो है अब तक नहीं हो पाया है, तो डिटरेंट कहां होगा? दूसरा सवाल एक बुनियादी ये है कि जब भी ऐसे मामले होते हैं तो लोग धर्म ढूंढते हैं। जैसे कठुआ में हुआ तो लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाला। सुनिए, अब देखिए यहां हैदराबाद में हुआ तो लोगों ने धर्म ढूंढना शुरू किया कि कौन हिंदू था, कौन मुस्लिम था, रेपिस्ट। इसी के मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारी फाउंडेशन ने इंडिया गेट के सामने उसी दिन वी मुस्लिम्स आर विथ यू, उसके जो लड़की का नाम है उसको सपोर्ट करते हुए हमने कहा कि धर्म ना ढूंढो, बलात्कारी का सजा दो अत्याचारी को। हमने साफ तौर पर कहा। तो अगर ये मानसिकता भी रहेगी तो फिर यहाँ पे लोग मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टियां फिर सोचेंगी कि हम किसको सजा दिलाएं, किसको ना दिलाएं, क्योंकि वोट बैंक का जो है चक्कर होता है। तीसरी एक अहम बात मैं खत्म करता हूं अपनी, क्योंकि मुझे जाना भी है कि आपके शो में बहुत लोग देखते हैं तो उनको लगता है कि शोएब भाई वहां जाएंगे तो कुछ हमारी अच्छी बात रख देंगे। एक आखिरी बात खत्म करता हूं,
क्योंकि उनके साथ यूपी महिला आयोग की जो है वाइस प्रेसिडेंट भी खड़ी हैं आपके रिपोर्टर के साथ, वो उनको अगर कह दें तो रायबरेली का एक केस है मोहम्मद आरिफ और फरजाना का, जिसमें ट्रिपल तलाक का मामला हुआ और वो शौहर उनको छोड़ के भाग गया, पुलिस जो है उनके ध्यान नहीं दे रही और पैसे लेकर के बार बार उनको बेल छोड़ दिया जा रहा है, और औरत ने जो है डीएम के सामने अपने आप को जलाने की कोशिश की। इस पर ध्यान दिया जाए। यूपी जो है महिला आयोग, उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि वो इस केस को सीएम योगी के सामने रखे। ठीक है, मतलब हालात खराब हैं और सब अपने तरीके से इस तरह के इस्तेसाल में, इस तरह के जुल्म में इन्वॉल्व है, मुब्तला है। मैं आरफा जी अपनी बात रखना चाह रही, फिर आ रहा हूं मुफ्ती साहब आपके पास। इमरान देखिए, 12 दिसंबर 16 दिसंबर 2012 की ये घटना थी और आज है 5 दिसंबर 2019। निर्भया कांड के बाद बहुत सारे कानून बने, सख्त कानून बने। आईपीसी के अंदर जो रेप को है बहुत ही विस्तार रूप से जो है वो संक्षेप रूप से लिखा गया, संशोधन हुआ, लेकिन उसके बाद भी देखिए जहां तक अभी बात हुई है कि सजा हो जानी चाहिए, सऊदी अरब वाला कानून यहाँ आ जाना चाहिए। पहली बात तो ये कि हम ना ही तो तालिबानी सोच लेके चलते हैं और ना ही तालिबानी सोच है हमारी। दूसरी बात, हमारे पास कानून इनफ है, कानून बहुत सारे हैं हमारे पास। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम इम्प्लीमेंटेशन की है, इम्प्लीमेंटेशन की है। साथ के साथ आप ये देखिए, निर्भया में 7 साल लग गए, जरूर लग गए, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन अभी तक नहीं हुआ। इम्प्लीमेंटेशन नहीं होना। दूसरा ये कि उस टाइम पे जस्टिस वर्मा की कमेटी बनी थी, वो उसमें क्यों नहीं इम्प्लीमेंटेशन करते हैं? अभी सरकार पूरी मेजॉरिटी के साथ है, आप क्यों तो नहीं खुद एक कानून वकील बनाती है? लेकिन आप भी इस चीज को समझते होंगे कि हम एक महजब समाज है, सभ्य समाज है, एक सिस्टम है, एक जमहूरियत है हमारे यहाँ, ना राजा रानी है और ना इस तरह का कोई निजाम है। तो एक सिस्टम के तरह मतलब कोई गुनहगार बच ना जाए और कोई बेगुनाह मारा ना जाए, इसका ख्याल रखना तो यही हमारी यही तो लॉ की ब्यूटी है। हाँ, दूसरी बात कि आप ये देखिए 1975 में कन्विक्शन रेट जो था वो था 42% और आज 2019 में कितना है? 18%। तो मतलब आप ये देखिए, रेप कम हुए हैं, रेप ज्यादा हुए हैं, बड़े हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि जो मैं समझती हूँ, जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें मतलब कानूनी जानकारी। अभी आप लोगों का, मुझे चाहे मैंने तस्नीम जी को सुना, चाहे आपको सुन रहा हूं, आप ये कह रहे हैं कि सोशल वर्क बाद में, मतलब सामाजिक जागरूकता तो होती रहेगी, लेकिन पहले डराओ, पहले 2-4 को लटकाना पड़ेगा, सजा होनी पड़ेगी। एक मिनट, मैं ये कहूंगी कि अगर चलिए मैं कह रही हूँ निर्भया के दोषियों को, मैं कह रही हूँ सड़क पर आप सजा दे दीजिए, उसे होगा कि उसे खौफ आ जाएगा। सिर्फ जो आदमी नशा करके, जिसको पता ही नहीं है, जिसको कुछ होश ही नहीं है, तो कुछ नहीं, वही मैं बता रही हूँ कि उसको क्या होश है कि वो करके आ रहा है। तो प्रॉब्लम क्या है? रिफॉर्म फर्क पड़ेगा उससे? नहीं, उससे फर्क पड़ेगा, लेकिन कितना फर्क पड़ेगा? प्रॉब्लम यहाँ है कि हमें कानूनी जो है, हमें निर्भया में देखिए 3000 करोड़ का फंड था, कहाँ यूज हुआ? मुझे आप ये बताइए, यूज कहाँ हुआ? वो क्या बेटियों की सुरक्षा के लिए कहीं पे इस्तेमाल हुआ? 7 सालों में क्या ये इस फंड का इस्तेमाल बेटी की सुरक्षा के लिए हुआ है? कहीं पे भी आप बता दीजिए, नहीं हुआ है। तो अब जब इस तरीके की घटनाएं हो जाती हैं, जब हम मोमबत्तियां लेकर के निकल जाते हैं, मंत्रियों के जो अतरंगे बोल हैं वो निकलते हैं, तो सिर्फ हम ये कहते हैं आप उसको हैंग कर दीजिए, आप उसको हैंग कर दीजिए। तो सिर्फ हैंग करना सॉल्यूशन है? सिर्फ कि हैंग कर दें, क्या पता उसके अंदर, क्योंकि देखिए एक विक्टिम को भी और एक एक्यूज को भी, दोनों को राइट है, जो प्रोसीजर है उसका राइट है। तो मैं उस चीज में नहीं जाऊंगी, मैं सिर्फ ये कहूंगी कि कानूनी जानकारी जो है, एक खौफ है, वो कहीं ना कहीं बनाया जाए, क्योंकि अगर एक जल्दी कानून इंप्लीमेंट किया जाता है, इसका खौफ कम से कम बने कि जल्दी बने, कम से कम टाइम हो, मैं फिर अपने समाज पर आ रहा हूं। मैं फिर देखिए, मेरी जो डिबेट है उसकी भावना को समझिए, क्योंकि मैंने फेसबुक लाइव पर अपने नाज़रीन से वादा किया था कि मैं इस्लाम की रोशनी में हम अपने समाज को कहां तक रोक सकते हैं इस तरह की गंदी चीजों से, इस तरह की गंदगी में जाने से, इस तरह की गलाजत में उतरने से, उस पर हम बात करेंगे। मैं फिर मुफ्ती साहब के पास आ रहा हूं। मुफ्ती साहब, जैसे कि तमाम बातें आप भी कह रहे हैं कि सजा सख्त कर दो, चलिए इस देश में अगर ये सजा सख्त भी हुई तो सिर्फ खौफ से ही लोग डर जाएंगे? इस सिर्फ खौफ से होगा या फिर हमें भाई मजहब ने हमारे जो बातें लिखी हैं, कही हैं, उसके पीछे कुछ तो वजह होगी ना। ठीक है, बाद में शरीयत ने सख्त कानून बनाया, लेकिन जो बातें लिखी हैं उस पर तो हम अमल करवाएं पहले। देखिए, असल में कमियां, चलिए हिमांशु जी कह रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा,
फिर उसके बाद मैं आप ही के पास आ रहा हूं, एक छोटा सा वक्फा। तो मुफ्ती साहब को अब आप सुनिएगा, मेरा सवाल आप समझ ही गए होंगे, अभी लौट रहे हैं। और ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उन्नाव मुतासिरा इस वक्त पहुंच चुकी है दिल्ली में और हॉस्पिटल इस वक्त पहुंच चुकी है मुतासिरा। सफदरजंग हॉस्पिटल तैयार था, मुस्तैद था, उसकी पूरी तैयारी कर ली गई है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पहुंच चुके हैं। यहाँ जिस तरीके से ग्रीन कॉरिडोर के तहत यहाँ पे लाया गया है, पूरी तैयारियों के साथ लाया गया है, वो पहुंच चुके हैं। और हम लोग जिसकी ये मान रहे थे कि जो वक्त हम देख रहे थे, जो वक्त का दायरा हम देख रहे थे, वो कहीं ना कहीं से वो चीजें अब साफ हो गई हैं। यहाँ पे देखिए कॉरिडोर की, देखिए सिक्योरिटी का अरेंजमेंट देखिए आप कि किस तरीके से अरेंजमेंट किया गया है। यहाँ पे कहीं से भी किसी भी तरीके से कोई चूक ना हो, जितना वक्त बच सके, जितना वक्त बच सके, हम बार बार कह रहे हैं जितना वक्त बच सके उसकी पूरी कोशिश है। आप सही तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे और यहाँ पे पीड़िता को लाया गया है। उसके ट्रीटमेंट के लिए तमाम तरह के इंतजाम दुरुस्त किए गए हैं, तमाम तरह के इंतजाम दुरुस्त किए गए हैं और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द ट्रीटमेंट शुरू हो, जिसके लिए सफदरजंग हॉस्पिटल का बर्न कैजुअलिटी डिपार्टमेंट पूरे तरीके से मुस्तैद है, पूरे तरीके से चाक चौबंद इंतजाम किया गया है और कोशिशें ये है कि जल्द से जल्द तबीयत ठीक हो सके, जल्द से जल्द राहत मिल सके, जल्द से जल्द चीजें बेहतर ट्रीटमेंट शुरू हो सके। और इसके लिए पूरी कोशिश है, ईमानदार कोशिश है कि जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी ट्रीटमेंट शुरू हो जाए। और अब देखिए सीधे तौर पर आपको हम दिखा रहे हैं कि सफदरजंग हॉस्पिटल बर्न कैजुअलिटी के डिपार्टमेंट के अंदर वो पहुंच चुकी है। यहाँ सिक्योरिटी के अरेंजमेंट भी है और प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आपको हम बताएं कि चीजें यहाँ पे अब वो अंदर पहुंच चुकी हैं और ट्रीटमेंट अब शुरू हो चुका है। पीड़िता को जी बार बार हम कह रहे थे कि पीड़िता के एक एक मिनट पीड़िता के लिए बहुत कीमती है और वो कीमती चीजें हम देख रहे थे कि कैसे वक्त को बचाया गया, समय को कितना समझा गया, इसीलिए यहाँ लाया गया और जिस तरीके से ट्रीटमेंट अब शुरू हो चुका है। सबसे बड़ी बात कि ट्रीटमेंट अब शुरू हो चुका है, क्योंकि ये माना यह जा रहा था कि जैसे ही पीड़िता यहाँ पहुंचेंगी ट्रीटमेंट तुरंत शुरू हो जाएगा और ट्रीटमेंट अब शुरू हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे भी डॉक्टरों की टीम पूरा मौजूद थी। डॉक्टर जैसे ही बाहर आए उनको लेके अंदर गए और ये माना जा रहा था कि वो जैसे ही पहुंचेंगे ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। देखिए और ग्रीन कॉरिडोर का क्या अरेंजमेंट रहा, कितना फायदा रहा, वक्त बहुत बचा। T1 एयरपोर्ट उतरने के बाद सीधे यहाँ पहुंची और जिस तरीके से यहाँ पे सिक्योरिटी का अरेंजमेंट भी काफी चाक चौबंद किए गए थे, वो साफ तौर पे हमने आपको सीधी तस्वीरें दिखाई हैं। जी इस वक्त हम तस्वीर में देख रहे हैं मुतासिरा पहुंच चुकी है। मेरे साथ मुफ्ती साद मुश्ताक साहब, ये तस्वीरें हम दिखाते रहेंगे। मुफ्ती साहब, मेरे पास लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं, लाइव चल रहा है इस वक्त, ये फेसबुक लाइव भी चल रहा है। अरफा जी के लिए आया था कि अरफा दी आप खुतबा नहीं सुनती होंगी लगता है मस्जिदों में जो कहा जाता है, ये वो कहना चाह रहे हैं। एक है मित्तालुल इस्लाम है असम से और एक और है, सभी लोग ये कह रहे हैं मुफ्ती साहब कि सख्त कानून और सज़ा। वो एक कह रहे हैं कि मस्जिदों में मुफ्ती या मौलाना क्या बताएंगे, कितना बताएंगे जब तक सरकार कोई कड़ा कानून नहीं बनाती। इसी तरफ सब लोग बात कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि सिर्फ सख्ती से ही काम हो पाएगा? मैं यहाँ पे एक हदीस पेश करना चाहूँगा, मुस्लिम शरीफ की जिल्द 2 की हदीस है, 1917 हदीस, यानी 1917वीं हदीस है। उस हदीस के एक आखिरी टुकड़े में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि लो अन्न फातिमा बिन्त मुहम्मदिन
सरक़त लक़तअतु यदहा, जिसका तर्जमा यह है कि अगर फातिमा बिन्त मोहम्मद भी अगर चोरी कर ले तो मैं उसका हाथ काटूंगा। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी बेटी के लिए फरमाया कि चोरी गैर तो गैर अहकामात के नफाज के लिए अगर फातिमा बिन्त मोहम्मद भी चोरी करे तो मैं उसका हाथ काटूंगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये यकीनन हमारे ख़ासतौर पे चूँकि मुस्लिम समाज की बातें हो रही हैं तो मैं उनके हवाले से कहूँगा कि ये अगर मुसलमानों में ये चीज़ पैदा होगी कि घर के लोग अपने बच्चे लड़के पर जो अगर इस तरह की आशंकाएं भी दिखती हैं, शक व शुबा भी अगर होता है, तो अगर उनके पेरेंट्स, उनके बड़े भाई या जो भी जिम्मेदार हैं, अगर वो सख्त कदम उठाने के लिए तैयार हों तो मैं समझता हूँ कि समाजी तौर पर ये काम घर के लड़कों पर उल्टा पर हमारा समाज ले लेगा कि अरे मुफ्ती साहब तो बता रहे थे लड़कियों के साथ सख्ती करो, उनको और मत निकलने दो और पर्दे में रखो उनको और बेड़ियां लगा दो, कहीं ऐसा ना हो जाए, इसलिए आप साफ करिए। मैं ये हदीस इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि देखिए मैनेजमेंट तो एक बहुत बड़ा हिस्सा है रियासत का इक़्तिदार का, लेकिन ये जिम्मेदारी इंडिविजुअल भी तो पड़ती है ना कि अगर आप हमें ताकत है, सख्ती है, अगर कोई बच्चा गलत नशे की आदत में पड़ जाता है तो हम उस पर सख्ती करते हैं या नहीं, लेकिन इस चीज को कहीं शाबाशी के अंदाज से तो हमें नहीं देखना चाहिए, बहुत बुरी बात होगी। इसलिए इंडिविजुअल तौर पर अगर कोई हमारे घर का कोई लड़का अगर गलत हरकतों में अगर जा रहा है तो उसी वक्त सख्ती करनी चाहिए। हम लड़कियों पे तो सख्ती कर जाते हैं लेकिन लड़कों पे वो सख्ती नहीं करते हैं, या कम से कम हमारी तबीयत में लड़कों के हवाले से वो गंदगी नहीं आ पाती, क्योंकि वो हम समझते हैं कि लड़की कर ले तो समाज में बेइज्जती हो जाएगी, लेकिन लड़का करे तो वो हम ये जो 19-20 का जो फर्क किया हुआ है ये इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता, ये मैं जरूर कहना चाहूंगा। और इसी में ये हदीस चूंकि बहुत आम है कि मैनेजमेंट की तरफ से भी है लेकिन समाजी तौर पर भी ये जरूरी है। और यकीनन जो मस्जिद के लोग हैं, आप जानते हैं कि इमाम साहब की जिम्मेदारी कितनी होती है, वो अपनी बात कह सकते हैं, वो उसको नाफिज तो नहीं कर सकते, निफाज करने की लेकिन अभी भी कम से कम भारत में इस समाज की एक सच्चाई ये है कि बहुत सारे लोग उलमा हजरात की तरफ रुजू करते हैं, ये सच्चाई है, और उन्हें छोटी छोटी बातों में उनका मुंह देखते हैं, उनकी तरफ आते हैं, तो उनको इसके लिए और भी बनती है, बिल्कुल उनको और भी आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। मिसाल के तौर पर भी हैदराबाद में जो कुछ भी हुआ तो उसमें एक कह रहे थे अरफा दीदी आप लगता है खुतबे मस्जिद के नहीं सुनती हैं, इसका मतलब कहने का वो था कि वो मस्जिदों में मतलब बेदारी होती है, खुतबे इस तरह के होते हैं कि भाई लड़कियों का इज्जत करो, एहतराम करो और इस तरह के वाक़या, लेकिन आप बताइए होते हैं कि नहीं होते? ये चीजें कम है यकीनन, बिलाशुबा मैं इसका इतराफ करता हूँ। हाँ मैं ये बिल्कुल देखिए मैं बिल्कुल गलत मैं किसी को खुश करने की बात नहीं करना चाहता। मैं आप जानते हैं कि मैं प्रैक्टिकल इस्लाम की बातें अर्ज करता हूँ, बहुत सारी वो बातें जो बड़ों को गलत लगती हैं लेकिन अगर मुझे दिखता है तो मैं कहता हूँ। ये बात बिल्कुल सच है कि मस्जिदों में ये चीजें बहुत ज्यादा नहीं बोली जा रही हैं, इसकी और भी इसको समाज में को जागरूक करने की जरूरत है, इसलिए इस पे खास मस्जिदों के साथ मदरसों को भी जोड़िए, मस्जिद मदरसों या जो हमारे जो जिम्मेदार हैं उनको इसकी तरफ तवज्जो की जरूरत है, और भी मुश्किलात की तरह इसको अहम समझना चाहिए। ये समाज का बहुत बदनुमा दाग है, बहुत बड़ा दाग है, इसके लिए अगर जागरूक होंगे समाजी तौर पर और जो गवर्नमेंट के तौर पे जो बात कही जा रही है मैं फिर आ रहा हूं जरा मैं तस्नीम जी के पास चले जाऊं, फिर मुफ्ती साहब मैं आपके पास आऊंगा। आप कुछ कुरान करीम के हवाले से अल्लाह के कलाम की रोशनी में, अल्लाह के पैगाम की रोशनी में, अल्लाह के रसूल के पैगाम की रोशनी में, अल्लाह के नाम की रोशनी में कम से कम लोगों को समझा दीजिए, कम से कम हमारी मिल्लत को समझा दीजिए कि कम से कम इस तरह की चीज़ों से बचें। कुछ तो डर, क्योंकि हम लोग तो मजहब से डरने वाले लोग हैं ना, पल पल पर हम लोग ईमान वाले लोग हैं, तो इस बात के लिए क्यों नहीं डरते हैं, इस बात पे क्यों हमारे कदम नहीं रुकते हैं, ये तो इस्लाम के बारे में जानकर ही पता लगेगा। मैं आ रहा हूँ, आप कुछ कहना चाह रही थी तस्नीम जी? हाँ मैं ये कह रही थी कि आज जो ये इतनी जघन्य घटना हुई है, ये जो अपराध जिसको कहेंगे आप, उन्नाव की जो पीड़िता है उसको जो जलाया गया, आप देखिए कि क्या भारत की बेटी जलने के बाद, रेप होने के बाद ग्रीन कॉरिडोर पाएगी? है उसको तो हर वक्त ग्रीन कॉरिडोर की जरूरत है, तो ये ग्रीन कॉरिडोर कौन देगा उसको? रास्ते में जो समाज में जो लोग रह रहे हैं उन्होंने उसके लिए क्यों वो ग्रीन कॉरिडोर बंद कर दिया है, या उसको इतने ज्यादा मतलब खुला उसके लिए आसमान छोड़ दिया है कि जिस तरह के भी लोग या उसको बुरी नजर से भी देखें, उसका रेप भी करें, उसको जला भी दें, उसको छुपाने की भी कोशिश करें। आप देखिए कि एक अपराध के साथ कितने अपराध जुड़े हुए हैं। अगर आप बारी बारी सजा देने पे आएंगे तो हर में उसको एक बार उस रेपिस्ट को जो मौत की सजा ही मिलेगी। उसको अगवा करना, उसको रेप करना, उसको जलाना, उसको मार देना, मतलब
मैं तो कहती हूँ उसको 5-7 बार फांसी दी जाए, लेकिन सवाल ये है कि आज तक का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। मैडम लेकिन क्राइम इतने हो चुके आप तो सोशल वर्कर भी हैं, एक अच्छी जर्नलिस्ट भी हैं। मैडम एक बात मुझे बताइए, आप बार-बार एक मुसलमान माँ को क्या करना चाहिए? क्योंकि मौलाना साहब घर की तरबियत की बार-बार बात कर रहे हैं। मैं यही कह रही हूँ कि आप बार-बार इस्लाम और मुस्लिम समाज का हवाला दे रहे हैं। ये बात वाकई सोचने की है कि जो मुसलमान इस्लाम का दाई है उसका इस समाज में क्या फर्ज बनता है। क्या वो कभी क्यों नहीं पहल करता इन चीजों में आगे आके अपने जो हमारे हमवतन है या हमारा जो समाज है उसमें कोई बड़ी भूमिका निभा सके। कम से कम वो जागरूकता लाने वाला काम या शराब के खिलाफ या इस तरह के जो समाज में बुराइयां फैल रही हैं उसके खिलाफ ये लीड कर सकते हैं, अगर चाहे तो किया जा सकता है। दूसरी चीज, अभी आपके चैनल पे यहीं पे मौलाना साहब ने एक बात बताई और कबूला इस बात को कि उस बच्ची ने उनको फोन किया, उन्होंने रिकॉर्डिंग सुनी। मैं सिर्फ उनसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने उस बच्ची के लिए क्या किया। मुफ्ती डॉक्टर साहब मुश्ताक साहब, देखिए उस लड़की से जब बात की गई तो फिर वो भी खुद अपने सामाजिक तौर पर दबी हुई थी। मतलब वो खुद लड़की अभी कह रही है कि वो यानी बाप की इज्जत क्या है, घर की इज्जत है, फिर समाज हमें जो है क्या करेगा। चूंकि एक समाज की बहुत बड़ी कमी भी है कि अगर कोई कमी दिख जाती है तो अगरचे बज़ाहिर सपोर्ट भी करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं फिर उनको इज्जत वो मकाम नहीं देते हैं। तो ओवरऑल समाज की एक बहुत बड़ी कमी है। उस लड़की से जब बात की गई, समाज को ठीक कौन करेगा? ये भी समाज की जिम्मेदारी यकीनन उलमा की है, दाइयों की है। बिल्कुल मैं इसी की बात कह रहा हूँ कि यकीनन ये जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी में यकीन कोताही भी है, लेकिन करने वाले इस बात को कर रहे हैं। तो चूंकि वो एक लड़की सोच रही कि अगर मैं इसको सामने आती हूँ तो फिर वो कहीं की नहीं रह जाएगी। जैसे अभी जो समाज की ये कमी है कि जो बातें पाई जा रही हैं, तो ये दिक्कत है। इस दिक्कत के दूर होने में वक्त लगेगा और सबको आगे मिलकर के आगे बढ़ना होगा। हो रहा है एक से बढ़कर एक केस आ रहे हैं, क्या दूसरे मजहब के लोग, क्या मुसलमान, एक से बढ़कर एक लोग इन्वॉल्व और एक से बढ़कर एक क्राइम इन्वॉल्व और खासतौर से महिलाओं के खिलाफ, खवातीन के खिलाफ। अरफा आप तो एक एडवोकेट भी हैं, आपको तो एक से एक लोग पता होंगे और एक से एक क्रिमिनल जो इस तरह के हरकत करते हैं और महिलाओं के खिलाफ, खवातीन के खिलाफ। कहां समाज सुधर रहा है? कहां उसके बावजूद वहां पर उसकी मां, मैं बताऊं आपको, इस्लाम को लोग मान रहे हैं, इस्लाम की रोजा, नमाज और 2-3 बातों के अलावा उसकी जो नैतिक शिक्षाएं उसको लेकर के क्यों नहीं आगे बढ़ रहे? इमरान भाई, उस लड़की की मां खुद अपनी बेटी को समझा रही, चुप रहो, बार बार वो कह रही इस बात को, चुप रहो। अब उसको बताइए कि वो लड़की कहां जाएगी? जाहिर है कि आउटसाइडर था, उसके घर के लोग जब उसे दबा रहे थे तो लड़की वो हिम्मत नहीं हो पाई। तो ये ओवरऑल सबकी एक कमी है, इस कमी को आगे चल करके और भी हिस्सा लेना होगा। मैं आ रहा हूं आपके पास एक बार फिर। इमरान, मैं कहना चाहूंगी कि सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस तरीके से हमारा समाज जो बीमार हो चुका है, जो मानने को तैयार नहीं है, तो उसके अंदर आप ये देखिए वो इतना बीमार हो चुकी कि उस औरतों की इमेज है क्या? टिश्यू पेपर की तरह औरतों की इमेज है, जहां एक तरफ हम ये बात करते हैं, चांद पर पहुंचने की बात करते हैं, हम जो हर रोज एक न्यूज आती है, एक बेटी ने बिहार के अंदर 22 जो है एक साथ जज बने जिसमें 7 महिलाएं थी। तो मैं कह रही हूँ जो जहां बेटियां एक तरफ आगे बढ़ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा समाज भी है जो बेटियों को मतलब पैर की जूती या टिश्यू पेपर समझता है। और ये देखिए उस रेप के बाद क्या होता है, उसकी अतड़ियां निकाल दी जाती हैं, उसको जला दिया जाता है, उसका गला घोट दिया जाता है, मार दिया जाता है, खत्म, उसका अस्तित्व खत्म कर दिया जाता है। तो मैं ये कहूंगी कि हमारा क्या दायित्व बनता है, पुलिस का क्या दायित्व बनता है, प्रशासन का क्या दायित्व बनता है। सिर्फ पुलिस का काम ये नहीं है कि वो हर वक्त जो है वो अलर्ट रहे, हर वक्त वो जहां पे ये इस तरीके की चीजें हो रही है, हमें खुद भी अलर्ट रहना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हमें जो हमारा जो ऑल ओवर समाज है, समाज को हम इसकी शुरुआत हमें अपने घर से करनी पड़ेगी, हमें अपने घर के अंदर, और साथ के साथ इस समाज को बदलने की जिम्मेदारी जो है सिर्फ किसी एक इंसान की नहीं है, सिर्फ एक मस्जिद मौलाना की नहीं है। कुरान की रूह से, अल्लाह के कलाम की रूह से एक बात कह दीजिए कि कम से कम एक हर मुसलमान, चाहे वो मर्द हो चाहे खवातीन हो, कम से कम उनके दिल में, या लड़के हों या लड़कियां हों, उनके दिल में बैठ जाए हमारा मजहब, हमारा अल्लाह क्या चाहता है हमसे। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस है कि जब इंसान कोई ऐसा काम करता है
तो अल्लाह उसका ईमान उससे उस वक्त निकल चुका होता है। मतलब ये बताइए कि ये कहा गया कि मतलब उस वक्त वो कहने का भी वो मुसलमान नहीं है। तो अगर आदमी हम मुसलमान के नाम पे जीते हैं, मरते हैं और सब कुछ करते हैं, और अगर इतने बड़े गुनाह की वजह से अगर आपका ईमान निकल जाता है तो फिर ऐसे ईमान का नाम लेने से क्या फ़ायदा। अगर आप अल्लाह का हुक्म मानते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हुक्म दिया है, अगरचे उस ताकत के साथ है कि ताकत ही उसको निफाज करेगी, लेकिन हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है कि अल्लाह क्या चाहता है कि हम ये काम न करें। अगर करते हैं तो अगर यहाँ सज़ा न भी मिले हमें तो इसकी सख्त सज़ा जहन्नम की आग उसका मुंतज़िर है कि जहन्नम की आग हमारे लिए तैयार रहेगी। तो जैसे और चीज़ों से हम बचते हैं, आखिरत की आग से, जहन्नम की आग से हमें बचने की ज़रूरत है। और सिर्फ यहाँ पर एक गुनाह की बात नहीं है, बल्कि एक इंसानियत के खिलाफ जो दरिंदगी है, इसकी सज़ा एक अलग हमारे सर होती है। इसलिए कुरान करीम बार बार इस बात से मना करता है। बहैसियत कुरान पाक के मानने के और नबी करीम अलैहिस्सलाम के उम्मती होने के हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि गुनाह से बचने के साथ साथ एक इंसानियत के साथ जो हम दरिंदगी कर रहे हैं, खुदा इसको कभी भी माफ़ नहीं करेगा। इसलिए इससे मुकम्मल तौर पर बचें, और ऐसा करना हराम और गुनाह है, वरना जहन्नम की आग हमारा इंतज़ार कर रही होगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरी कोशिश ये थी कि इस चर्चा के ज़रिए हम अपनी समाजी और जो हमारा मज़हब कहता है उसकी रोशनी में अपनी जिम्मेदारियों को समझें, कम से कम इस तरफ तो देखते हुए आगे बढ़ें, क्योंकि जिस तरह का हमारा समाज बनता जा रहा है, हम किसी चीज़ की परवाह नहीं कर रहे हैं, लेकिन ईमान वाले होने के नाते, अल्लाह के रसूल के उम्मती होने के नाते कम से कम हम इन चीज़ों पर गौर व फिक्र करें। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस प्रोग्राम को देखने के लिए। हज़ारों लोगों ने इस प्रोग्राम को इस वक्त देखा है और लगातार उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। शुक्रिया। और आपके जो कमेंट्स आ रहे हैं उस पर भी हम गौर करेंगे और उन चीज़ों को रखने की भी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम को देखने के लिए।